गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 8 ऑफ 11th अकाउंटेंसी। और आज हम सबसे बेस्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, सबसे बेस्ट टॉपिक जो आप सब लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। उसका नाम है जीएसटी पे अकाउंटिंग। जीएसटी अकाउंटिंग नाउ एकदम नया टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, आप सबको आई थिंक मजा आएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम जीएसटी की फुल फॉर्म देखते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ ये हमारी जीएसटी की फुल फॉर्म है। अब अगर हम बात करें तो जो लास्ट वर्ड है वो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है कि ये टैक्स है और जो लेवी किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। चलिए सर, ये तो बात हो गई। देखिए, मैं इसके इन डेप्थ में नहीं जा सकता क्योंकि आपको गुड्स एंड सर्विस की अकाउंटिंग है, ये क्या होता है, कैसे लेवी होता है और किस तरीके से ये आपके सिलेबस में अभी पार्ट नहीं है। तो ना इसकी जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो आपको जो सबसे बेस्ट चीज़ समझनी चाहिए, सबसे पहले जो चीज़ समझनी चाहिए वो है कि सर ये जो जीएसटी है वो वर्क कैसे करता है, हाउ इट इज़ वर्क, ये कैसे वर्क करता है, कैसे लोगों से कलेक्ट करता है। क्योंकि सर मैं सबने सुना है कि ये टैक्स है, मैंने कभी जीएसटी टैक्स दिया नहीं। मैं कई बार गुड्स पे लगता है, मैं बुक्स लेके आता हूँ, उस पर कभी जीएसटी दिया नहीं। मैं कई बार सर कई सारे गुड्स लेकर के आता हूँ, अपने दिन प्रतिदिन के जो चीज़ें यूज होती है मैं लेके आता हूँ, मेरे को कभी जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सर ये जीएसटी लगता कैसे और क्या होता है ये हमें अभी समझना है। now, जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हमने तो केवल टैक्स सुना था, इनडायरेक्ट टैक्स और ऐसा कोई हमने नाम नहीं सुना है। देखिए, दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं और दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। अभी हम डायरेक्ट टैक्स में नहीं जाएंगे, हालांकि मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसा है इनकम टैक्स। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? ये वे टैक्स होते हैं जिनसे कलेक्ट किसी और से किया जाता है, यानी कि पैसा किसी और से ले लिया जाता है, लेकिन अल्टीमेट बर्डन जो है, अल्टीमेट जो इसकी जो लाइबिलिटी आती है या अल्टीमेटली जिसका जो बोझ है वो किसी और पर्सन पे आता है। नाउ इस लाइन को आप समझ के रखिएगा, यानी पेमेंट किसी और ने किया है और बोझ किसी और पे है, ठीक है। हालांकि उसको पता ही नहीं होता है कि मैंने वो जीएसटी का पेमेंट किया हुआ था कई बार। नाउ अब ये कैसे वर्क करता है वो हम समझते हैं। मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, हाउ इट वर्क्स। नाउ आप सबको पता है, अभी हम यहाँ पे गुड्स का एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये आपका गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट है, एक ये फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे ये चिमनी लगी हुई है और ये धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट्री है जहाँ से गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब जब इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गुड्स प्रोड्यूस होंगे और जैसे ही वो आगे सप्लाई होते हैं, यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि सप्लाई का मतलब यही है सेल वगैरह। तो जब भी वो सेल होते हैं, सप्लाई होते हैं किसी अलग पर्सन को जो कि इन्हें आगे और भेजेगा। मान लीजिए इस पर्सन का यहाँ पे बड़ा सारा एक शोरूम है और ये यहाँ से बेचेगा। तो ये जब जैसे ही इसको सेल होते हैं, और अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इन गुड्स की कीमत है 100 रुपये, तो यहाँ पे वो 18% जीएसटी लगाएगा, 118 रुपये इस पर्सन से कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? इस पर्सन से 118 रुपये कलेक्ट करेगा और यहाँ पे वो 118 रुपये में इसको दे देगा। नाउ अब 100 रुपये वो अपने पास रखेगा और बाकी के जो 18 रुपये हैं वो ले जा करके आगे गवर्नमेंट को जमा करा देगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो शोरूम वाला है, अब इसकी चेन को आगे नहीं बढ़ाते और ये आगे किसी और थर्ड पर्सन को, यानी कि जो इसका कस्टमर है, अल्टीमेट कस्टमर जो इसका उपभोग करेगा, उसको ये बेचता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें सेल हो गया। अब ये यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ में 100 रुपये का प्रॉफिट जोड़ता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 18 हम जो है जीएसटी यहाँ से हटा देते हैं और इस तरीके से ये 200 रुपये की चीज़ हो जाती है एक बार के लिए। इस तरीके से बिलिंग होती है। उसके बाद हमने यहाँ 18 क्यों जोड़ा है? क्योंकि रेट ऑफ जो जीएसटी है वो 18% है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर भी वो 18% जीएसटी जोड़ेगा जो कि 36 आएगा। 18%, 18 दूनी 36, 18 टू जा 36। नाउ यहाँ पे यह जाएगा 236। अब आप कहोगे कि 200 अपने पास रखेगा और 36 जो है इसे गवर्नमेंट को जमा कराना चाहिए। लेकिन जब ये गवर्नमेंट को जमा कराने जाएगा 36, तो रास्ते में इसे याद आएगा
कि मैंने 18 तो पहले ही जमा करा दिए थे, यानी मुझे अब केवल 18 ही जमा कराने हैं। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे 36 लेगा, उसमें से 18 जो इसने पहले ही जमा करा दिए थे वो लेस करेगा। इसे बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसे? इनपुट क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से 18 की इनपुट क्रेडिट ले लेगा और केवल 18 ही जो है कैश के रूप में जमा कराएगा गवर्नमेंट को। बाकी 18 इसको क्या हुआ, जो इसने पहले परचेज की थी, जिसपे इसने जीएसटी पे किया था, उसकी इसे क्रेडिट मिल जाएगी। अब यहाँ पे अल्टीमेटली जो कस्टमर है उसको ये प्राइस 236 में पड़ेगा और वो 236 में इसका प्राइस पे करके घर पे आराम से उपभोग कर सकता है। हाँ, अगर वो वापस से किसी और को बेचता है और मान लीजिए वो आगे 300 में बेचता है, तो यहाँ पर भी वो क्या करेगा, 54 का जीएसटी बनता है, 354 में जैसे उसने बेचा तो वो बाकी के 36 की क्रेडिट ले सकता है और 18 रुपये उसे कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से चेंज चलती रहती है जब जब आप आगे बेचते रहते हो। हाँ, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी में। ऐसा नहीं कि आपने केवल बेचा है और आप उससे जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इसकी एक प्रोसीजर होती है, वो सारी फॉलो करनी पड़ती है, उसके बाद आप ये सारी चेन में इन्वॉल्व होते हो। तो वहाँ पे हम नहीं जानेंगे कि कब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और वगैरह वगैरह, लेकिन इस तरीके से जीएसटी जो है वर्क करता है। अब जब हम बात करते हैं तो इसकी कुछ थ्योरी नोट्स है, वो हम बाद में देख लेंगे। अब अगर हम देखें तो जीएसटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे देखिए, दो पार्ट हम लेते हैं। जब भी जीएसटी दो स्टेट के बीच में है, यानी कि टू स्टेट के अंदर ही सेल और परचेज हो रही है, यानी कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं स्टेट का, उत्तर प्रदेश। काफ़ी बड़ा स्टेट है, इसीलिए मैं सोचता हूँ उत्तर प्रदेश ज़्यादा अच्छा एग्जांपल रहेगा, आप लोगों में से ज़्यादा वहीं से आते हैं मेरा व्यू। तो जब उत्तर प्रदेश है अगर, तो अगर मान लीजिए ये जो फैक्ट्री थी और जो ये अपना शोरूम था, ये दोनों उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो यहाँ पे दो जीएसटी लगेंगे। लगेगा 18%, ऐसा नहीं है 36% हो जाएगा, लगेगा 18% ही, लेकिन वो दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। और वो किस तरीके से होगा, एक का नाम है CGST। कभी भी आप बिल देखना अगर जिस पे जीएसटी लगा हुआ है और अगर आपने सेम स्टेट से परचेज किया है तो वहाँ पे दो जीएसटी लगते हैं, CGST एंड SGST। और SGST किसके पास जाएगा, ये चला जाता है अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास, और ये तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट के, सॉरी ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। इसका रेट क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, जो भी टोटल रेट है उसका हाफ, 9% यहाँ पे इस तरीके से चला जाएगा। क्यों 18% की रेट ली जाती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज की रेट जो है 18% पे फॉल करती है, इसीलिए 18% लिया जाता है। जब भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, जब भी सेम स्टेट यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है, टू स्टेट के बीच में नहीं है, सेम स्टेट है ना, लेकिन जहाँ पे टू स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश और एंड महाराष्ट्र, यानी कि ये जो हमारी फैक्ट्री थी और ये हमारा जो शोरूम था, ये शोरूम महाराष्ट्र में था और जो फैक्ट्री थी वो यूपी में थी, ठीक है। और जब ये इसको माल बेचता है, सप्लाई करता है, तब क्या होगा, इस समय यहाँ पे एक ही जीएसटी लगाया जाएगा, क्योंकि कौन सी स्टेट लेगी ये अभी डिसाइड नहीं है। सेंट्रल तो बोलेगी ठीक है तुम चाहे कहीं पर भी बेचो, मेरा सेंट्रल मेरा 9% तो दे दो, लेकिन स्टेट यूपी झगड़ेगा कि मुझे दो, महाराष्ट्र झगड़ेगा मुझे दो। तो ऐसे में यहाँ पे एक सोल्यूशन निकाला गया और बोला गया कि यहाँ पे लगाओ IGST, इंटीग्रेटेड GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आगे डिसाइड करती है कि किसको देना है। ये कैसे डिसाइड किया जाता है, जो भी कंज्यूमिंग स्टेट है उसको जो आधा जीएसटी है वो मिल जाता है। आधा तो सेंट्रल अपने पास रख ही लेती है क्योंकि उसका पार्ट था, आधा जो जीएसटी है वो कंज्यूमिंग स्टेट को दे दिया जाता है। मान लीजिए जो अल्टीमेट कस्टमर है वो महाराष्ट्र का ही है, तो यहाँ पर कंज्यूमिंग स्टेट कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो यहाँ पे जिसे मिलेगा, यानी कि जीएसटी का बेनिफिट जिसे मिलेगा वो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। CGST, SGST, IGST क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और जीएसटी किस तरीके से वर्क करता है ये भी मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा हमने जो पिछले वाला वीडियो था उसमें एक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का एक पार्ट छूट गया था, वो था ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। हमने पिछले वाले वीडियो तक 12 देख लिए थे, नोट्स में आप देख सकते हो। यहाँ पे ये 13 है, तो इन्होंने जीएसटी का पार्ट यहाँ लिख दिया है, वो भी नीचे ही लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा बना नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी बस इतना ही है कि आपको बाइसनेस से फ्री रहना है। यानी कि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, जो अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती है, वो कई सारे यूजर्स के लिए बनाई जाती है। जैसे बैंक के लिए बनाई जाती है या
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए बनाई जाती है, इसके जो ऑनर्स होते हैं उनके लिए बनाई जाती है, जहाँ पे ऑनर और बिजनेस जो मैनेजर है वो अलग अलग हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। या फिर और जैसे क्रेडिटर है उनके लिए बनाई जाती है, आपके कस्टमर है उनके लिए भी बनाई जा सकती है, ठीक है। या आपके इन्वेस्टर्स है जो कि आपको लोन वगैरह देंगे या आपके अंदर पैसा लगाएंगे। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो आपके इसके अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। अब आपको बाइसनेस का मतलब ये है कि आपको इनमें से किसी एक का ध्यान रख करके अकाउंट्स नहीं बनाने, आपको हर एक पर्सन का ध्यान में रख के जनरल अकाउंट बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बैंकों का ध्यान रख करके आप ऐसी ऐसी चीज़ें लिखो जो बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ें छोड़ दो, ऐसा नहीं है आपको। क्योंकि देखिए टैक्स बैंक के लिए शायद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनर के लिए प्रॉफिट बहुत महत्वपूर्ण है, क्रेडिटर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपका जो बिजनेस है वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं, आगे चलेगा या नहीं, तभी तो वो क्रेडिट देगा। अगर हो सकता है वो अगर अगले महीने बंद हो रहा हो तो क्रेडिट क्यों देगा। तो इसीलिए हर एक पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको बाइसनेस से नहीं जाना है, ये जो है ऑब्जेक्टिविटी क्लोज बताता है। तो अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन करो ऐसा, तो उसको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ रखो। यानी कि जैसे आप मान लीजिए परचेज कर रहे हो, अगर आप परचेज का कोई ट्रांजेक्शन लिख रहे हो तो आपके पास एक बिल होना चाहिए, या कभी अगर आप रिसिप्ट का कोई दे रहे हो कि इसने मुझे पैसा दिया, उसका अगर आप कोई जनरल एंट्रीज कर रहे हो तो आपके पास एक रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। रिसिप्ट आती है एक, तो वो उस तरीके से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप वो जनरल एंट्रीज करिए और पूरा पक्का हो जाए तभी आप रखिए, ऑब्जेक्टिविटी बनाई रखिए। बस ऐसा इसका इस बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब था। नाउ आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो इस वीडियो में या आपको शिकायत करनी हो, कमेंट बॉक्स खुला है और लाइक बटन दबा दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।